चलिए अब हमको इसमें पढ़ना है क्या, अब हम लोग को पढ़ना है स्नेल्स लॉ फॉर मल्टीपल बाउंड्री। ठीक है, अभी तक हम लोग स्नेल्स लॉ जो पढ़ रहे थे वो एक बाउंड्री के लिए था, अब जो हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे वो मल्टीपल बाउंड्री के लिए होगा, मतलब एक से ज्यादा बाउंड्री। तो हेडिंग डालिए सब लोग, स्नेल्स लॉ फॉर मल्टीपल बाउंड्री। मल्टीपल बाउंड्री, अब इस बात का मतलब अभी समझ में आएगा, मल्टीपल बाउंड्री का क्या मतलब है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई बाउंड्री है, बताए थे बाउंड्री का मतलब क्या होता है, जो दो मीडियम को अलग अलग कर देगा उसको कहेंगे बाउंड्री। तो ये एक बाउंड्री है, मतलब इधर कोई मीडियम होगा इधर कोई मीडियम होगा। अच्छा, एक और हम लाइन यहां बना देते हैं, एक और बाउंड्री हम यहां बना रहे हैं, इसमें क्या होगा, ये एक अलग मीडियम ये एक अलग मीडियम होगा। समझना ध्यान से हर एक बात को, यहां पे एक मीडियम है यहां पे एक मीडियम है यहां पे एक मीडियम है, बात समझ गए, तीन अलग अलग मीडियम हो गया। अच्छा, अब तीनों में रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि मीडियम अलग अलग है। हमने मान लिया कि ये ऊपर वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसके बीच में जो एक मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और इसके नीचे में जो है उसको हमने मान लिया μ3। देखो, तीन से ज्यादा भी मान सकते हैं, लेकिन अभी तीन के लिए कर रहे हैं, तीन के लिए कर लेंगे तो आगे भी समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो अब जब प्रकाश का किरण मतलब लाइट रेज जब आएगा तो पहले क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। ये हो गया नॉर्मल। अब हम मान लेते हैं कि ये, अभी हमको नहीं पता कि μ1 μ2 μ3 का वैल्यू कितना है, नहीं पता, हो सकता है μ1 ज्यादा हो μ2 कम हो सकता है μ2 मतलब कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई बड़ा छोटा हो सकता है, इस दोनों में से कोई बड़ा छोटा हो सकता है ना। तो अभी हमको नहीं पता। अब हम एक जो केस हम लोग देखे थे, केस 1 2 3, केस 1 में क्या था, नॉर्मल इंसिडेंस था, लाइट रेज आया और सीधा चला गया नीचे बिना रिफ्रैक्ट हुए। दूसरा केस क्या था, जिसमें लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया, तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया तो क्लोज टू द नॉर्मल। और तीसरा केस था जिसमें डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में गया, तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम का मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब हमको नहीं पता कि μ1 μ2 क्या है, तो हम लोग अपने μ2 है, गलती से μ3, हाँ, अब हमको नहीं पता तो हम इसको मान लेंगे कि कोई बात नहीं, हम इसको जैसे ये हम मान लिए कि μ1 जो है μ2 से ज्यादा है, तो क्या होगा, ये होगा डेंसर, ये होगा रेयरर। रेयरर में क्या होता है, डेंसर से रेयरर जाने पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां से ऐसे गया और अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया, मान लिया हमने, ठीक है, मान लिया ऐसे, ठीक। अब यहां से यहां तक ऐसे आया, ऐसे आ गया, चाहे तो हम लोग साइड में लिख भी सकते हैं μ1 इज ग्रेटर देन μ2। अब हमने मान लिया क्या कि μ3 जो है वो क्या है, मतलब इस बार जो है μ3 बड़ा है, मान लिया हमने μ3 बड़ा मान लिए। तो अब μ3 बड़ा होने का मतलब ये हो गया, इस बार डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयरर मीडियम, रेयरर से डेंसर आने पे क्लोज टू द नॉर्मल जाता है, तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, बोलो ठीक है यहाँ तक। अब तो यहीं कहीं पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हेयर μ1 ग्रेटर देन μ2 और μ3 ग्रेटर देन μ2, ठीक, लिख सकते हैं समझने के लिए। क्या हुआ यहाँ पे, समझ में आ गया ना। पहली बार में क्या हुआ, μ1 ग्रेटर देन μ2 है, μ1 ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया, तो डेंसर से रेयरर जाने पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखो ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल से दूर जा रहा है, इसको आना चाहिए था ऐसे, लेकिन गया ऐसे, मतलब नॉर्मल से दूर चला गया थोड़ा। अब ये ऐसे आया और ये क्लोज टू द नॉर्मल आ गया, क्लोज टू द नॉर्मल, क्योंकि इस बार क्या है, ये डेंसर है और ये रेयरर है, तो रेयरर से डेंसर आने पे क्या होता है, नॉर्मल के नजदीक जाता है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये इसके नजदीक आ गया, बात समझ गए। तो अब ये हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगाना है, 2 बार लगाना पड़ेगा, एक बार स्नेल्स लॉ इसके लिए लगेगा, एक बार इसके लिए लगेगा। अब हम इसको डिराइव करके ना एक नया फॉर्मूला बना लेंगे उससे, अभी डेरिवेशन देख रहे हैं हम लोग। तो इसको हमने मान लिया, ये वाला एंगल हमने मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, मान लिया θ1 है, अल्फा बीटा गामा भी मान सकते हैं, XYZ जो मानने मान सकते हैं, इसको मान लिया हम लोग θ1, ठीक है, क्या मान लिए, θ1। और अब देखो यहां पे इसको हमने मान लिया θ2, क्या मान लिया, θ2 मान लिया, यह हमने मान लिया θ2, और ये लास्ट वाला जो एंगल है इसको हमने मान लिया θ3। अब देखो इसमें खास बात क्या है, समझना ध्यान से, ये हो गया θ1, ये हो गया θ2, ये हो गया θ3। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है ना, समानांतर है। तो और ये देखो, ये इसको ध्यान से देखिए,
ये एक तरह से तिर्यक छेदी रेखा मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, ट्रांसवर्स लाइन जिसको कहते हैं, ये इस तरह से इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा कोण होगा? एकांतर कोण होगा कि नहीं होगा? बोलो। एकांतर कोण का मतलब क्या हुआ? ऑल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? सेम होगा, क्योंकि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं, है ना। उसी को कहते हैं इंग्लिश में ऑल्टरनेट एंगल। और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, बताए थे इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों होता है। तो ये अंदर वाला है, ये θ2 होगा, तो ये भी क्या होगा? θ2 होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो हमको सारा एंगल मिल चुका है ना, सारा एंगल मिल चुका है। अब सारा एंगल जैसे ही मिल गया तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अब देखो स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे। स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे? स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, कांस्टेंट तो होता ही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता है। तो वही करते हैं चलो। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इस बार थीटा है, θ1। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? θ1। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? θ2। तो साइन θ1 डिवाइड बाय साइन θ2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बराबर हो जाएगा μ2 बाय μ1। होगा कि नहीं होगा बताओ? यहां तक ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? μ1 sin θ1 होगा बराबर μ2 sin θ2। होगा कि नहीं होगा? इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दोबारा लगाते हैं ये चीज फिर से। अभी तक हम लोग यहां से यहां तक का काम कर चुके हैं ना। अब अच्छा, इसमें एरो नहीं बनाया, एरो ऐसे होगा, ऐसे गया, ये तो एरो सीधा ही होगा, इसमें जैसे जा रहा है वैसे डायरेक्शन को दिखाते हैं एरो। तो अब यहां पे लगाते हैं एक बार और से। एक बार हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया यहां से यहां तक के लिए। अब ये जब इधर गया तो फिर से स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा अगेन फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अगेन फ्रॉम स्नेल्स लॉ। क्या होगा देखो, अब इस बार क्या होगा? साइन θ2 होगा ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, देखो ध्यान से, है कि नहीं है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है। तो साइन θ2 डिवाइड बाय साइन θ3 बराबर हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो μ3 बाय μ2, μ3 बाय μ2 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो μ2 sin θ2 हो जाएगा, μ2 sin θ2 बराबर हो जाएगा μ3 sin θ3। होगा कि नहीं होगा बोलो? हो जाएगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। बस लगभग प्रूफ खत्म है। यहां तक अगर समझ गए तो लगभग प्रूफ खत्म है आपका। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और फिर भी हम समझाते हैं। देखिए क्या है, क्या कि हम लोग यहाँ पे μ1 और μ2 को हमने क्या माना, मतलब इसमें μ1 को बड़ा मान लिया, μ2 को छोटा मान लिया। तो μ1 हो गया डेंसर मीडियम, μ2 हो गया रेयरर मीडियम। डेंसर से रेयरर जाने पे नॉर्मल से दूर जाता है, चला गया दूर, अब दूर गया। अब हमने माना कि ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो μ3 डेंसर मीडियम और μ2 रेयरर मीडियम। तो रेयरर से डेंसर जाएगा तो क्लोज टू द नॉर्मल आएगा, तो ऐसे गया, नॉर्मल की क्लोज आ गया। ये ऐसे जा रहा तो सीधा आ जाता, लेकिन ऐसे क्लोज आ गया। अब इसके बाद हमने क्या देखा? स्नेल्स लॉ हमने कुछ नहीं किया इसमें, स्नेल्स लॉ 2 बार लगाया, बस स्नेल्स लॉ 2 बार लगाया, क्योंकि बाउंड्री भी तो दो बाउंड्री है ना, जितना बाउंड्री होगा उतना बार स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ 4 बाउंड्री होता तो 4 बार लगाते। तो एक बार हमने स्नेल्स का नियम यहां पे लगाया, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो सेकंड मीडियम इस बार ये है, फर्स्ट मीडियम ये, फर्स्ट मीडियम तो हमेशा पहला वाला होता है, सेकंड मीडियम ये रहा। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और फर्स्ट मीडियम का μ1 है, तो इसलिए μ2 बाय μ1 हो गया। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया उसको। अब अगेन फ्रॉम स्नेल्स लॉ हमने फिर से स्नेल्स लॉ लगाया, इस बार यहां पे लगाया, तो sin θ2 बाय sin θ3 बराबर क्या होगा? μ3 बाय μ2 होगा ना। तो फिर उसको क्या किए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये μ2 sin θ2 बराबर μ3 sin θ3 आ गया। अब ध्यान से अगर देखिएगा आप इक्वेशन 1 और 2 को, तो इक्वेशन 1 और 2 में क्या सेम है? इक्वेशन 1 और 2 में क्या सेम है?
म्यू टू साइन थीटा टू सेम है, तो जब किसी भी इक्वेशन में कोई एक चीज सेम आ जाए तो दूसरा चीज भी सेम ही होगा। तो इसमें क्या हमसे पता चला? अच्छा, एक और चीज, अगर हम ऐसा एक और दूसरा तरीका से इसको कैसे कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो क्या तीनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो। जैसे ये उस तरह का बात हो गया कि x बराबर y और y बराबर z, तो हम कहेंगे ना कि x बराबर y बराबर z होगा, क्योंकि x y के बराबर है, y z के बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर होगा। तो हम ये चीज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन, यहां पे लिख देते हैं साइड में, यहां बाद में लिख लीजिएगा इधर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा? म्यू 1 साइन थीटा 1, बस प्रूफ लगभग खत्म है, अब कुछ नहीं है इसमें। म्यू 1 साइन थीटा 1 बराबर म्यू 2 साइन थीटा 2 बराबर म्यू 3 साइन थीटा 3। हो गया ये चीज। अच्छा, एक और रिजल्ट, हम फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या हो रहा है, ये तो हमारे पास ये था, नॉर्मल था यहां तक। म्यू 1 साइन थीटा 1 बराबर म्यू 2 साइन थीटा 2 बराबर म्यू 3 साइन थीटा 3, है ना? क्या हम ऐसा कह सकते हैं, ये बात शायद थोड़ा कम लोगों को समझ में आएगा, हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि हेंस म्यू साइन थीटा बराबर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये बात बहुत कम लोगों को समझ में, शायद किसी को आया भी नहीं, आया, पता नहीं कितने लोग आया, बट अभी देखते हैं, समझाते हैं इस चीज को। क्या हम ऐसा, ये फाइनल रिजल्ट है हमारा, क्या हुआ? म्यू 1 साइन थीटा 1, म्यू 1 साइन थीटा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। म्यू 1 साइन थीटा क्या हो गया? कांस्टेंट। इसको हमने कैसे कह दिया, ये कहां से आ गया, ये वो देखिए कैसे आया। पहली बात, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, म्यू 1 साइन थीटा 1 बराबर, ये तीनों बराबर होगा आपस में, ये समझ में आ गया ना? अब देखिए इसका क्या मतलब है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा ना। म्यू 1 का वैल्यू कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? म्यू 1 का वैल्यू एक्स वाई जेड में थोड़ी होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगा, 1.5 1.2 इस तरह से कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। फिर थीटा एंगल है, एंगल भी कांस्टेंट होगा, तो एंगल का साइन थीटा ले लो, एंगल का क्या ले लो? साइन थीटा। तो एंगल का साइन थीटा जब ले लेंगे वो भी तो कांस्टेंट ही होगा। अब एंगल मान लो 30 डिग्री है, तो साइन 30 कितना? 1/2। तो एंगल कुछ भी हो, साइन का वैल्यू उसका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये दोनों का गुना भी कांस्टेंट होगा, इसी तरह से इस दोनों का गुना भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और ये दोनों गुना क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और तीनों आपस में बराबर है। तो क्या हम लोग नहीं कह सकते कि म्यू इंटू साइन थीटा बराबर कांस्टेंट? अब यहाँ पे म्यू है, यहाँ म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 है, ये डाउट आ रहा होगा सर वहां म्यू 1, यहाँ क्या म्यू कहाँ आ गया? ये म्यू क्या है? ये जनरल फॉर्मूला हो गया, जनरल मतलब क्या हुआ कि आप म्यू की जगह म्यू 1 रख दीजिए, थीटा की जगह क्या आ जाएगा? थीटा 1। म्यू के जगह म्यू 2 रख दीजिए, थीटा की जगह थीटा 2। म्यू के जगह म्यू 100 रख दीजिए, थीटा की जगह साइन थीटा 100 हो जाएगा। तो ये सब आपस में क्या होगा? बराबर। तो इसलिए जनरल फॉर्मूला निकल के आ गया। जैसे एपी में पढ़ते थे ना जनरल फॉर्मूला, a + n - 1 × d, तो वहां n का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं ना। तो इसी तरह से म्यू का वैल्यू हमारे पास, मान लो ये तो हमने यहाँ पे 2 ही मीडिया लिया डिराइव करने के लिए, यहाँ अगर मान लो 10 मीडिया भी लेते हैं तो क्या आता रिजल्ट पता है? म्यू 1 साइन थीटा 1 बराबर म्यू 2 साइन थीटा 2 बराबर म्यू 3 साइन थीटा 3। कहां तक आता? म्यू 10 साइन थीटा 10 तक आता ना? आता कि नहीं आता? सब आपस में बराबर हो जाता। तो ये जनरल हमने लिख दिया क्या कि म्यू साइन थीटा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। किसके लिए कांस्टेंट होता है? जब हम लोग एक से ज्यादा मीडिया लेते हैं तब, मतलब स्नेल्स लॉ का एक स्पेशल केस बन के आ गया ये। बात समझ में आया कि नहीं आया? म्यू साइन थीटा कांस्टेंट हुआ, कैसे समझ में आया कि म्यू साइन थीटा कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि यहां ये सब आपस में बराबर है और ये सब किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर है। तो हम यहाँ म्यू के जगह पे म्यू का वैल्यू बदल सकते हैं अलग अलग मीडियम के लिए। साइन थीटा के जगह पे हम लोग थीटा का वैल्यू भी बदलते रहेंगे अलग अलग मीडियम के लिए। कितना भी बदल लीजिए सब आपस में बराबर होगा और सब कांस्टेंट होगा। इसलिए हमने जनरल में क्या लिख दिया? म्यू साइन थीटा बराबर कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों को समझ में आ गया पूरा? चलिए ठीक है, लिख लीजिए इसको। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? आ गया ना समझ में? एक बार और समझना है, एक बार और समझा देते हैं, ठीक है? एक बार फिर भी एकदम शॉर्ट जल्दी में समझा देते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए, म्यू 1 है, म्यू 1 म्यू 2 से ज्यादा है। म्यू 1 म्यू 2 से ज्यादा होने का क्या मतलब हुआ? डेंसर मीडियम कौन होगा? म्यू 1 वाला मीडियम जो है वो डेंसर होगा, फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम क्या होगा? म्यू 1 के कंपेरिजन में रेयरर होगा। अब इस दोनों में डेंसर कौन है? म्यू 3 डेंसर है। तो ये जो है मतलब ये जो है रेयरर हो गया और ये डेंसर हो गया फिर से। तो जब रेयरर से डेंसर जाता है
रेयरर से डेंसर जाता है तो क्लोज टू द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये डेंसर से रेयर गया तो नॉर्मल से दूर चला गया, और अब ये नॉर्मल के नजदीक आएगा क्योंकि रेयर से डेंसर जा रहा है। और उसके बाद हमने स्नेल्स लॉ 2 बार लगाया, बस यहाँ पे स्नेल्स लॉ क्या किया, 2 बार लगाया, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ पहली बार लगाया तो sin θ1 बाय sin θ2 बराबर इस तरह से आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस तरह से आ गया, फिर अगेन दोबारा स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाएंगे, दोबारा लगाएंगे तो इस तरह से आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 से हमको ये समझ में आया कि तीनों आपस में बराबर है, तीनों को हमने आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। और लास्ट में हमने लिख दिया, ये फाइनल रिजल्ट है हमारा कि म्यू sin θ बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि आप 1000 मीडिया के लिए भी निकालो तब भी जाके वो सब आपस में बराबर होगा, और वो सब किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इसलिए जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि म्यू sin θ बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, समझ गए। और यहाँ पे मल्टीपल बाउंड्री होगा या मल्टीपल बाउंड्रीज होगा, मल्टीपल बाउंड्रीज होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा के लिए हम लोग प्लूरल लगाएंगे यहाँ पे, है ना। बेसिक इंग्लिश मिस्टेक है तो आप लोग इसको सही कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखिए सब लोग। आपको इसमें जो है फाइंड θ2 एंड θ3, θ2 और θ3 फाइंड करना है। और उसमें क्वेश्चन किस तरह से है, इस तरह से ये आपको 2 मीडिया दिया हुआ है, और अगेन इसमें जो है आपको पहले वाले मीडियम में म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया है 1, दूसरे वाले में म्यू का वैल्यू दिया है √3, और तीसरे वाले में दिया है म्यू का वैल्यू √3/√2, ठीक। और इसमें लाइट रेज कुछ इस तरह से आ रहा है। अच्छा, हमको एक चीज देख के समझ में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन में वैसे तो परफेक्ट डायग्राम दिया रहता है, बट फिर भी 1 है यहाँ √3 है, कौन बड़ा है, √3 बड़ा है। तो ये हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयर मीडियम। रेयर से डेंसर आने पे क्लोज टू द नॉर्मल होता है, चलिए ठीक है बना दिए। अब √3 है यहाँ पे 1.732 के आसपास वैल्यू होगा इसका, और इसका वैल्यू बताइए कितना होगा, ये नहीं, यहाँ पे 1.732 ऊपर में हो गया, और नीचे में कितना होगा 1.414। तो लगभग में हम इसको कहें भी अगर, तो ये 1.8/1.4 का लगभग में बात है ये। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 18/14, मतलब ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन फिर भी इससे ना कम ही आएगा, करके देख लेना, इससे कम ही आएगा। 14/18 करेंगे, करके देख लो आराम से। 14/18 1 4.0, 14 या 42, 3 भी नहीं जा रहा है, 14 दूना 28 ही पर रह जाएगा। तो 1.2 1.7 में कौन बड़ा होगा, 1.7 बड़ा होगा। इससे हमको क्या पता चला, ये वाला वैल्यू बड़ा है और ये छोटा है, इसका मतलब इस बार ये डेंसर होगा और ये रेयरर होगा, समझ गए। तो डेंसर से रेयरर जाने पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये जाएगा नॉर्मल से दूर इस तरह से, और ये आपका बन गया क्वेश्चन। और इसमें जो है थीटा का वैल्यू पहला एक एंगल यहाँ पे जो है दिया हुआ है, यहाँ पे एक एंगल ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे एक एंगल ऐसे दिया हुआ है 60 डिग्री आपको दिया है, और इसमें ये दिया हुआ है θ2 और ये दिया हुआ है θ3, और इसका वैल्यू निकालना है, बन जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। आपको 2 बार स्नेल्स लॉ लगा लीजिए, या अभी हमने तुरंत अभी डिराइव किया है उसको आप जो है उस फॉर्मूला को यूज कर लीजिए, बन जाएगा उससे। ट्राई करिए सब लोग जल्दी में। चलिए देखते हैं अब इसको, कुछ लोगों से बन गया और जिन लोगों से नहीं बना वो लोग बोर्ड पे देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। सेम वही चीज है, इसमें डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि μ1 sin θ1 बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, μ1 sin θ1 sin θ1 बराबर क्या होगा μ2 sin θ2। अच्छा, अब हमको पता है यहां कि θ1 का वैल्यू कितना है, θ1 का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और μ1 का वैल्यू कितना है 1, तो यहां आएगा 1 गुने कितना आएगा sin 60 बराबर μ2 का वैल्यू हो गया √3 गुने sin θ2। साइन का इसका वैल्यू हमको नहीं पता, तो sin θ2 ही रहने देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो 1 × √3/2 हो जाएगा √3/2, और यहाँ पे हो जाएगा √3 × sin θ2। अब ये कट जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पे बचेगा sin θ2 बराबर 1/2,
और हमको पता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसलिए θ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इसी तरह से अब θ3 निकालने के लिए अगेन मतलब दोबारा हम फिर से लगा रहे हैं वही चीज, तो यहाँ क्या होगा μ2 sin θ2 बराबर हो जाएगा μ3 sin θ3। अब यहाँ पे देखिए μ2 का वैल्यू कितना है √3 है ना, तो यहाँ पे रख देंगे फिर से √3 और sin θ2 का वैल्यू हमारा निकल चुका है यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या रखेंगे sin 30 डिग्री बराबर हो गया μ3 का वैल्यू कितना है यहाँ पे √3/√2 √3/√2 और sin θ3 वही रहेगा, sin θ3 ही रहेगा। अब हमको पता है कि sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसको हम यहाँ फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं इधर, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/2, यहाँ हो जाएगा √3 गुने 1/2 बराबर हो जाएगा √3/√2 इंटू sin θ3। अब √3 से √3 फिर से कट जाएगा और यहाँ पे √2 है, सॉरी यहाँ पे √2 है, तो अब हमको पता है कि √2 और 2 मतलब कटेगा तो √2 बचेगा है ना, क्योंकि 2 क्या होता है √2 गुने √2, तो यहाँ पे ये कटेगा मतलब 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुने √2, तो यहाँ पे ये √2 बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा, इंप्लाइज दैट sin θ3 बराबर, ये बेसिक मैथमेटिक्स है कैलकुलेशन, इसको आपको यहाँ डाउट आना भी नहीं चाहिए, तो sin θ3 बराबर हो गया 1/√2, इसलिए यहाँ से θ3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि हमको पता है sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। यहाँ से हमने θ2 और θ3 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और है जो हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप करके आएंगे ठीक है कल। चलिए तो अब होमवर्क में आप एक सवाल लिख लीजिए, पिछला क्वेश्चन था इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे जो 60 डिग्री दिया हुआ था इसको अगर हम मान लीजिए 30 डिग्री कर देते हैं, ठीक है इसको कर देते हैं 30 डिग्री और म्यू का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 1/√2 और यहाँ पे हम लोग म्यू का वैल्यू कर देते हैं 1/√3, ठीक है। तो आपका ये नया सवाल बन गया और इस क्वेश्चन में फिर से आपको क्या निकालना है θ2 और θ3 निकालना है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कल बताएंगे, ठीक है। बन गया, चलिए अच्छी बात है।